ब्रिगेडियर डार साहब, ये पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की थी इंडिया के हवाले से, अब इंडिया के पास जो इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि दुनिया के बेहतरीन तैयारे थे, राफेल तैयारे। अब वो उन तैयारों के गिरने में, पाकिस्तान का उसमें कामयाबी हासिल करने में क्या टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस थी, या उसमें पाकिस्तान के जो फ़ज़ाइया के हमारे जवान हैं उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का उसमें कमाल था, या जज्बा ईमानी था? आप इसमें से क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो जहाँ तक कंपैरिजन है इन तैयारों का, राफेल का और J-10C का, तो डेफिनेटली राफेल जो था वो एक बड़ा एडवांस्ड तैयारा है। और वो मतलब है ये देखे कि दुनिया में वो तैयारा जो है तकरीबन सन 2000 से ऑनवर्ड वो इस्तेमाल हो रहा है। जबकि J-10C जो है वो कॉम्बैट में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो ये इस त्यारे का भी टेस्ट हुआ। लेकिन ये देखिए, ये त्यारा बैटल टेस्टेड, कॉम्बैट टेस्टेड पहले नहीं था। ये पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ जंग की है तो ये कॉम्बैट टेस्टेड हुआ है ये त्यारा जो है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है, जबकि राफेल की परफॉर्मेंस दुनिया में एस्टेब्लिश्ड थी, इसकी एस्टेब्लिश नहीं थी। तो इसकी पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश की है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स की और हमारी एयरफोर्स की, ग्राउंड क्रू की भी, जाहिर है जितने भी इंजीनियर्स हैं सब ब्रांचेस की, इनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है उसने ज़्यादा रोल प्ले किया है एयरफोर्स की इंडिया के मुकाबले में कामयाबी में। क्योंकि सिर्फ त्यारे का अच्छा होना जो है दैट इज़ नॉट एनफ। जब तक जो मैन बिहाइंड द गन है, अगर उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो किसी सूरत भी उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकता। और एक्चुअली यही डिफरेंस था इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर, कि उनके जो पायलट्स थे जिस तरीके से उन्होंने अपने जहाज़ों को इस्तेमाल किया, अपनी पूरी एयरफोर्स के सिस्टम को इस्तेमाल किया, वो कंपैरेटिवली इतना प्रोफेशनल नहीं था जितना कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का था। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो थी, इन्होंने अपने पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ था, नेटवर्क किया हुआ था। तो इनके जितने भी रिसोर्सेज थे, खा वो साइबर वारफेयर के थे, एयरक्राफ्ट इटसेल्फ था, टारगेट एक्विजिशन के थे, राडार्स थे, वो सारे जो थे दे वर वेल नेटवर्क्ड। जबकि इंडिया के अंदर इसके सिलसिले में कुछ मसाइल थे, इसलिए वो अपनी एयर पावर को उस तरीके से इफेक्टिवली यूज नहीं कर सके जिस तरह के पाकिस्तान ने यूज किया। फिर यह था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने, चूंकि इनको पता था कि आने वाली जंग जब भी होगी उसके अंदर हमें जो मेजर चैलेंज देना है वो रफाइल तैयारों की तरफ से आना है, तो इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग जो थी उसको फोकस किया हुआ था कि हमने रफाइल के खिलाफ किस तरह से लड़ना है। पूरी हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग का, पायलट्स की ट्रेनिंग का ये प्राइमरी फोकस था। और इसमें जितनी भी सिचुएशंस हो सकती थी राफेल से कॉम्बैट के सिलसिले में, वो सारी की सारी इन्होंने कई साल से रिहर्सल की हुई थी इनकी, और अपनी एक्सरसाइजेज में इनको रिहर्स किया हुआ था। इसलिए जब मौका आया है, आमने सामने दोनों आए हैं, तो हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है ये बेटर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ एंटर हुई है उस जंग के अंदर, इसलिए हमें कामयाबी मिली है। अदरवाइज अगर टेक्नोलॉजी में देखें तो राफेल तैयारा जो था वो किसी सूरत में भी J-10C से कम नहीं था, और वो प्रूवन था दुनिया में उसकी परफॉर्मेंस। J-10C की परफॉर्मेंस जो है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रूव किया है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये इन दोनों में फर्क था। फिर ये था, देखिए पाकिस्तान ने एक और जो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की वो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की। इंडिया को आइडिया नहीं था कि हम ये कैपेबिलिटी जो है ये हासिल कर चुके हैं, ना सिर्फ हासिल कर चुके हैं बल्कि इसको हम प्रैक्टाइज कर चुके हैं, इसका अमली तौर पे हम इसको अपनी एक्सरसाइजेज में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। देखिए इस वक्त दुनिया में ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है, ये सारी जो एयर फोर्सेस, सारी आर्मी एयर फोर्सेस नहीं कर सकती। ये इस वक्त दुनिया में जो कर सकती हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है,
चाइना है, रशिया है और अभी पाकिस्तान ने डिमॉन्स्ट्रेट की है। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारा जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ये लेवल है, ये इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारा ये लेवल होगा। और बिल्कुल मैं ठीक। आपको ये भी बताता चलूं कि देखिए इसमें हम जितना इंडिया का नुकसान कर सकते थे ग्राउंड ऑपरेशंस में भी और एयर ऑपरेशंस में भी, उतना हमने नुकसान नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि जंग बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाए और एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाए। तो लिहाजा हमारा जो रिस्पांस था वो मेजर्ड रिस्पांस था। फॉर एग्जांपल ये जो एयर कॉम्बैट हुआ है, इसके अंदर हमने उनके तकरीबन 10 से 11 तैयारे जो हैं उनको तबाह किया है। हालांकि जो एयरफोर्स ने एक्चुअली लॉक किए थे तैयार सकते थे वो तादाद में इससे कहीं ज्यादा थे, लेकिन वो इसलिए नहीं किए कि इससे मामला जो है जंग का वो एस्केलेट हो जाना था। पाकिस्तान चाहता था कि नहीं हम एक मेजर्ड रिस्पांस दें कि इंडियंस को पता भी चल जाए कि भाई आपका जिस दुश्मन से पाला पड़ा है उसको आप इजी नहीं ले सकते, लेकिन इतना भी ना आगे बढ़े कि फिर जंग लंबी हो जाए और फैल जाए जंग। तो बिल्कुल ठीक ये है। चीज भी हमारे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है कि हमने दुश्मन पे अपनी बर्तरी प्रूव कर दी। और इंडियंस को पता है जब जहाज लॉक होता है, कोई दूसरा जहाज हम मिसाइल उसको लॉक करता है, उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इंडियंस को ये पता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उनका लिहाज किया है। और उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जितना भी हमने किया उसमें अल्लाह पाक ने हमें बहुत बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल, कामयाबी दी। अल्लाह ताला ने उसमें मैं कामयाबी दी। एक बात कहना चाहता हूँ, जी जी। देखिए इंडिया भी ये नहीं चाहता था कि ये जंग बढ़े। हाँ। उसकी वजह ये है, वो हमें कैसे पता चलता है कि इन्होंने जो अटैक किया, इन्होंने अटैक किया ऐसे टारगेट्स पे जो टारगेट्स मिलिट्री टारगेट्स नहीं थे, वो सिविलियन बिल्डिंग्स थी। हाँ। तो इन्होंने सिविलियन बिल्डिंग्स पे अटैक करके इसके बाद जयशंकर साहब जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज द ऑप्शन नॉट टू रिस्पॉन्ड टू दी स्ट्राइक्स, अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि वो देख मतलब कहने का ये था कि हमने तो सिविलियन बिल्डिंग्स को अटैक किया है, तो आप इसको मिलिट्री की तरफ ना लेके जाएं। तो ये यानी कि और इसलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि इन्होंने मुझे फोन किया कि जंग को रुकवाएं, इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान रिस्पांस देगा और इतना बेहतरीन रिस्पांस देगा। तो इन्होंने डेफिनेटली ये अमेरिका को अप्रोच वो किया है तो जंग इस चीज़ रुकवाने को के लिए, देखें ब्रिगेडियर साहब, वो क्योंकि तो अभी तक झूठ बोल रहे हैं, इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जंग बंदी के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप से रब्ता किया। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक तैयारे गिरने का मामला है, अगर हम 8 कह रहे थे तो उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को बताया कि नहीं 11 तैयारे गिरे हैं। अब ये दिन ब दिन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी कमज़ोरी, उनकी नाकामी को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया एक क्लेम करता है, डॉक्टर हसन साहब, इंडिया ये कहता है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी, उस जंग में चाइना भी शामिल था। अच्छा, एक तो आप इस पर ज़रूर रोशनी डालिए कि चाइना की क्या किस हद तक क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट थी या सपोर्ट थी। दूसरा ये है, मैं पानी के ऊपर दोबारा आपसे एक दफ़ा चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान के साथ डाटा शेयरिंग नहीं की जा रही अब ये पानी को लेकर, तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अगर हमारे साथ डाटा शेयरिंग नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में जो मानसून शुरू हो रहा है, बारिशें हैं, सैलाब आ रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का भी। ये दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी आजम चौधरी साहब, पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि जी हम 2 फ्रंट वॉर एक बॉर्डर पे लड़ रहे थे, ये इनके फेज है कि चाइना और पाकिस्तान और अलोंग विद टर्की। तो भाई चाइना की फौज तो नहीं लगी हुई थी यहाँ पे, चाइना के हथियार यूज कर रहे थे। ठीक है, आप राफाल तैयारे फ्रेंच यूज करते हैं, आपके पास SU-30 रशिया है और आपके पास और मुल्कों के हथियार हैं, आपके पास इसराइल की फौज, आपके यहाँ तो इसराइल की फौज बैठी हुई थी, उनके ऑपरेटर्स बैठे हुए थे। वो हमें पता है, ये हिमाचल प्रदेश में वो जहाँ पे आपने उनको एक बेस बना के दी हुई है। तो ये रेडिकुलस बात है। ये दे आर वेरी गुड एट कॉन्कॉक्टिंग स्टोरीज। एक बेकार सी इन्होंने कहानी बना के सारी दुनिया को सुना रहे हैं, बट नोबडी इज बाइंग दिस नॉनसेंस। दैट इज द होल पॉइंट। दूसरी बात यह है कि ये इसकी हिस्ट्री जो है बहुत तकलीफ दे है इंडस वाटर्स ट्रीटी की,
आप जानते हैं जमात अली शाह जो जी इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान से फरार होकर चले गए। जी बिल्कुल, बड़ी देर रहे वो, बहुत हम देर तो कमिश्नर रहे। आजम चौधरी साहब उस वक्त यूनिवर्सिटी में थे, यानी कि कम उम्री भी थी हमारी, हम तब से देख रहे थे एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये इतना ये यहाँ पे वायलेशन। जब किशन गंगा डैम बनने की जब बात शुरू हुई थी और ये आदमी, इसने कभी एक लफ्ज नहीं बोला, ही वाज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड, जो बाद में प्रूव हुआ। बट अगर वो आदमी कॉम्प्रोमाइज था तो भाई ऊपर हमारी जो सारी उसके ऊपर बैठे हुए थे लोग और जो गवर्नमेंट्स थी, जो एजेंसीज थी, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने उस वक्त ये मामला क्यों नहीं रेज किया? उसकी बैकग्राउंड लिंकअप होती है 94 से। आप ये ईयर टू ईयर क्लब, तो ये इसको मैच करके देख लें सारे सिलसिले को। 94 में क्या होता है, आईपीपीज आते हैं। 94 में क्या होता है कि जो उस वक्त कोalitions थी सरहद में, उस वक्त केपी नहीं था, सुबह सरहद एनडब्ल्यूएफपी था और आपके सिंध में जो लोग थे वो कोalitions थी। उनमें से पता कराएं कि जिन लोगों ने पोलिटिसाइज किया कालाबाग डैम को, दिया मीर भाषा डैम को, नीलम झेलम प्रोजेक्ट को और इन सब प्रोजेक्ट्स को डैमेज किया, उनका आईपीपीस में क्या इंटरेस्ट था? और वो जमात अली शाह और ये सारे लोग आपस में मिलके क्या खेल खेल रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये एनर्जी क्राइसिस क्रिएट किया? बहुत इसकी एक बहुत थॉरो इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन चाहिए बहुत सर। इम्पोर्टेंट ये इशू है। 94 बेंचमार्क रखिए और ये देखिए कि जिन लोगों ने आईपीपीज में पैसा लगाया, जो उस प्रोजेक्ट में किसी भी हवाले से इन्वॉल्व थे, वो और जमात अली शाह, और जिन लोगों ने जिन कुव्वतों ने और जिन शख्सियात ने इन डैम्स को पोलिटिसाइज किया, इनका आपस में क्या कनेक्शन था? एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बारे में। एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल शुड बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये है असल क्राइसिस। सो ये बिल्ड किया गया है, इसमें हर तरह की कुव्वतें शामिल है, इंडिया का तो फैक्टर शामिल है। जब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड फोर्सेस होंगी तो दुश्मन उस पर कैपिटलाइज करेगा। बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो रेज़ किया और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो। और पाकिस्तान आज जिस सबसे बड़े क्राइसिस का शिकार है। इजाजत चाहूंगा आजम चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा बाजवा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब ने अभी रेज़ किया है कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस की जो इब्तदा है वो 94 से चल रही है और इसमें कोई दूसरी राय डाटा इस चीज़ पे बिल्कुल सपोर्ट करता है इस चीज़ को। आपका क्या ख्याल है कि ये आईपीपीज और ये सारे जो लोग हैं, क्या ये सारे इसी एजेंडे का हिस्सा थे जो पाकिस्तान में ये आज हम जिन हालात का शिकार है, एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ज़राअत, वो तमाम चीज़ें अगर आज नुकसान में हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ महंगी एनर्जी की वजह से है? आजम साहब, मैं जरा इस पॉइंट पर आने से पहले मैंने आपने 10C की बात की थी, मैं एक हिस्टोरिक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जी श्योर। ये पाकिस्तान की जो 15 स्क्वाड्रन है, इनका बड़ा रोल है पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर। ये 1956 के अंदर बनी थी और अपने बनने के सिर्फ 3 साल बाद ही इन्होंने पहला जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो त्यारा गिराया था 1959 के अंदर, वो इसी 15 स्क्वाड्रन ने गिराया था रवात के करीब। उस दिन ईद उल मुबारक का दिन था। उसके बाद 65 की जंग में भी लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने 2 इंडियन वेम्पायर्स गिराए थे। 2019 का जब स्विफ्ट रिटर्न का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त भी मिराजिस ने हिस्सा लिया था उस सारे ऑपरेशन के अंदर। तो अब उसी जो अपना स्क्वाड्रन 15 है, अब 10C उसके पास हैं। तो बेसिकली बड़ा हिस्टोरिक रोल है इस स्क्वाड्रन का। तो इसके जितने भी पाकिस्तान के फ्लाइंग के लोग हैं, पायलट्स हैं, उनको सलाम। और दूसरी जहां तक बात की आपने इस हवाले से कि आईपीपीज के मुआहदे हैं, तो बिल्कुल ऐसी बात है। कुछ मुआहदे हमने ऐसे अर्जेंसी के अंदर किए गए, उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज थे, उसके साथ साथ कुछ अपनी पर्सनल पर्क्स थे जिनकी वजह से ये आईपीपीज के मुआहदे किए गए। और अब वो पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पाकिस्तान की आवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं। वो आईपीपीज ने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जितना वो पाकिस्तान से डॉलर्स की मद में पैसा ले चुके हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट उसके मुकाबले बहुत कम है।
और यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम उनको जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो डॉलर्स की शेप में कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ इन IPPs के जो मुआहदे हैं इनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो सोलराइजेशन आ रही है, अब बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपने खर्चे के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर सोलर लगाए हुए हैं, मगर अब उसके ऊपर भी टैक्सेशन के मामला आ रहे हैं। पहले उनको मोटिवेट किया गया कि आप सोलराइजेशन की तरफ आएँ, क्लीन एनर्जी की तरफ आएँ, मगर अब जो है उनके ऊपर टैक्सेशन की जा रही है। तो इस वजह से भी अवाम के अंदर एक इस्तिराब पाया जा रहा है। तो अब इस सारे चीज़ों से निकलने का हल ये है कि क्लीन एनर्जी जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए। जी, वो तो एक बिल्कुल ज़रूरी है। और हम टॉपिक से हट जाएंगे अगर हम क्लीन एनर्जी के ऊपर हम चले जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट या इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से जो साजिशें हैं उसके ऊपर हम बात करें। मेयर साहब, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने 4 जंगें हमारे ऊपर मुसल्लत की, जिसमें 1948 की है, 1965 की है, 71 की है, फिर कारगिल वार, बल्कि 5 जंगें हमारे ऊपर इस तरह मुसल्लत की गई। इन तमाम जंगों का रिज़ल्ट भी सामने है। और ये जो आखिरी जंग 2025 की है उसमें तो पाकिस्तान ने अपनी दफाई सलाहियत को मनवा लिया, लेकिन इसके पैरेलल इंडिया का ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी साजिशें, जिस तरह पानी का क्राइसिस खड़ा करना। क्या वो ये पाकिस्तान को, इसका मकसद सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, कि पाकिस्तान में ना बिज़नेस पनप सके ना एग्रीकल्चर पनप सके, ताकि पाकिस्तान कमज़ोर रहे? इंडिया दोनों ऑल फ्रंट्स पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर आप डिप्लोमेटिक लेवल पे देखते हैं वहाँ पे भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलता रहता है। इसी तरह लड़ाई भी उसने लड़ी है, लेकिन जो 2025 में उसके साथ पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने और अवाम ने और एयरफोर्स बाकी फोर्सेस ने उसके साथ किया है, उसको प्रॉपर उसका जवाब मिल गया। लेकिन 1 साल होने के आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। 1 साल के अंदर भी पाकिस्तान आराम से नहीं बैठा, अपने उसके अज़ाइम को अच्छी तरह असेस कर रहा है और देख भी रहा है और अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से कर रहा है। अब आपने देखा कि पाकिस्तान ने अल-फतेह 3 मिसाइल का तजर्बा किया जो कि सुपरसोनिक है और अच्छा खासा ब्रह्मोस मिसाइल का तकरीबन वो काउंटर करता है। वो जो कालाबाग डैम के सिलसिले में जो पिछले बातचीत कर रहे थे, इसके अंदर हमें इंडिया की जो फाइनेंसिंग जो मुख्तलिफ़ लोगों को पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम और दूसरे डैमों की मुखालफत के लिए उनको पैसे दे रहा है, उसके ऊपर भी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर काम करें, उन लोगों को वर्कआउट करके नंगा करे, अवाम के सामने लाए और उनको गिरफ़्तार करे। इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर भी शायद कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो इस गवर्नमेंट की में भी होंगे, पिछले गवर्नमेंट में भी होंगे, जो हर गवर्नमेंट में उनका एक आध रैप बैठा होता है जो प्लानिंग को मुकम्मल नहीं होने देता, उसको डिस्टेबलाइज करता है, डिट्रैक करता है और वो अपनी कामयाबी हासिल करता है। जहाँ तक इंसर्जेंसी का ताल्लुक़ है, उसने बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में किया हुआ है, उससे पहले अल-जुल्फ़ार को उसने यूज़ किया, सिंध के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा होल्ड था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और सियासी लोगों ने मिलकर उसको ख़त्म किया। सिंध के अंदर उसका असर सूख ना होने के बराबर है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर वो हमें ब्लीड करने की कोशिश करता है कि हमें ब्लीडिंग करता रहे और हम कमज़ोर होते रहें लगातार। इसी तरीके से मल्टी डोमेन की बात कर रहे थे, जो पिछला ऑपरेशन हुआ उसके अंदर उसके साथ इसराइल फिज़िकली इन्वॉल्व था इंडिया के साथ। इसी तरह भारत के साथ या अफ़गानिस्तान भी उसके साथ था। ठीक है, 3 ममालिक मिलके और जो सुपर पावर किसी न किसी की उनको हिडन सपोर्ट भी हासिल थी, जो बाद में जब उनको शदीद नुकसान पहुंचा तो फिर उसके बाद उनके मामला दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पर चले गए। पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें हम देखते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हो रही हो, चाहे वो किसी और बॉर्डर पे, उसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। और पाकिस्तान ने कई दफ़ा आवाज़ भी उठाई इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इंडिया को पूछा। इसकी क्या वजह है? इसकी सर वजह यह है कि हमारा जो वहाँ पे जो मीडिया टॉक्स इंटरनेशनल लेवल पे है, वहाँ पे हम पुरजोर तरीके से अपना केस जो है पेश नहीं कर सके अभी तक। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ आप असेस करेंगे इस मौजूदा गवर्नमेंट में कि अब उनका नाम लेकर पुकारा जाता है कि इंडिया ने ये किया है, इंडिया ने ये दहशतगर्दी की है। इससे पहले DGI-SPR जो हमारे अभी मौजूदा है, ये अलग नाम बात कर रहे होते हैं कि इंडियन दहशतगर्द हैं, इंडियन सपोर्टेड ये लोग हैं,
इंडिया इनको वेपन्स भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है और बाकी चीज़ें भी इनको प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के बिल्कुल लिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले कभी इनका ओपनली इंडिया का नाम नहीं लिया गया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंडिया को मुकम्मल तौर से नंगा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, एक जानब तो हम जश्न मना रहे हैं मार्का हक का, जो कि मैं समझता हूँ पूरी कौम उसके ऊपर खुश है और अपनी फ़ौज पाकिस्तान को वो खराज तहसीन भी पेश करती है कि जिस तरह उन्होंने इंडिया को नाको चने चुभवाए। दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुआशी दबाव बढ़ता जा रहा है। एक जानब आप देखें कि दुनिया के अंदर जंग लगी है, पूरी दुनिया इफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रही हैं। आज फिर आप देखें 14-15 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो इस पर बात किया, दूसरा जो कालाबाग डैम की बात हुई है। अब कालाबाग डैम पाकिस्तान में ना बनने की वजह से या दीगर आबी ज़खायर ना बनने की वजह से पाकिस्तान को शदीद किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एनर्जी का है और पानी की कमी का है। आप थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि उनको रुकावट डालने में कौन कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने आबी ज़खायर नहीं बनने दिए और एजेंडा क्या था? जी, मैं थोड़ा सा इस पे वाटर पे पहले आता हूँ। जी जी। देखिए, जो दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमें मिले थे पाकिस्तान को, अ, उनके उनके ऊपर पाकिस्तान ने डैम्स बनाए हुए हैं। मंगला डैम बना हुआ है, नीलम पावर प्रोजेक्ट जो है नीलम झेलम। वो एक उसकी भी वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है। तो हमने कुछ डैम्स यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन ये जो रीजन है ये इस तरह से है कि पाकिस्तान में जब ये दरिया एंटर होते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई साइट्स ऐसी नहीं है जिनके ऊपर डैम बनाए जा सके। तो इंडिया जो पीछे वाटर को उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स प्रोजेक्ट्स बना के पानी को कुछ रोका हुआ है। देखिए, ये हमें समझना चाहिए कि इंडिया पानी को रिटेन नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान के पानी को रेगुलेट कर सकता है, उसके फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। पानी कहीं ले जा नहीं सकता, कश्मीर से बाहर, इन दरियाओं से बाहर नहीं कहीं लेके जा सकता। अल्टीमेटली उस पानी ने पाकिस्तान में ही आना है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पानी उठा के कहीं ले गया है, सिर्फ वो फ्लो को रेगुलेट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल जब हमें पानी की ज़रूरत हो वो उसको रोक दे, ना उतना पानी हमें जो है हमारे दरियाओं में आने दे। तो पानी हमें अपने हिस्से का मिल रहा है और उसमें से काफ़ी सारा वैसे हम जो है वो मतलब डैम की चूँकि साइट नहीं है चिनाब के ऊपर या झेलम के ऊपर मजीद, तो हम वो बना नहीं सकते। जहाँ तक सिंध दरिया का ताल्लुक है, सिंध दरिया देखें वो पाकिस्तान के अंदर ही बहता है। उसका एक थोड़ा सा हिस्सा है, जब वो तिब्बत से निकलता है तो थोड़े डिस्टेंस में वो बहता है लद्दाख के अंदर, उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। तो सिंध का जो पानी है, दरिया सिंध का, वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, वो इंडिया नहीं रोक सकता। उसका सारा पानी हमें मिल रहा है। इसके ऊपर डैम बनाने की भी गुंजाइश काफ़ी जगहों पे है, जैसे आपने कालाबाग डैम का मेंशन किया। ये कालाबाग डैम की जो साइट है ये पोलिटिसाइज हो गई है और ये साइट अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी आइडेंटिफाई हुई थी और अंग्रेज़ों के ज़माने ही से इसके बारे में प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस डैम को अंग्रेज भी नहीं बना सका। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। देखें, इस वक्त जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि एक एब्सोल्यूट पावर के साथ ये गवर्नमेंट बैठी है और अदारों की भरपूर सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट और अदारे मिल के अगर अपनी विल शो करें तो क्या हम आज भी अपने वाटर रिजर्वायर नहीं बना सकते, कालाबाग डैम नहीं बना सकते? जी, मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हमें ज़रूरत है कि हम पॉलिटिकल कंसेंसस इसके ऊपर करें, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। हालांकि वो तहफ़्फ़ुज़ात को इतने वेल फाउंडेड नहीं हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के पास जितना पानी आता है और जितना उसको हर साल समंदर में पानी दरिया का जाना चाहिए, हम उससे कहीं ज़्यादा पानी हमारा जो है वो दरिया में जा रहा है। अगर हम उसको रोक लेंगे तो सिंध में कोई मसला ऐसा नहीं होगा कि पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन ये चूँकि पोलिटिसाइज हो गया मामला, इसलिए इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो पा रही। और इसी तरह नौशहरा या जो पीछे कोई भी जगह है,
उसको भी डूबने का कोई खतरा नहीं है। इसकी जो हाइट है डैम की, उसको एडजस्ट करके तो ये प्रॉब्लम जो है इसको केटर फॉर किया जा सकता है। तो मसला जो है वो पॉलिटिकल विल का है, और पॉलिटिकल विल के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा मसला ये है कि चूंकि हर सूबे में अलग पार्टी की हुकूमत है, तो वो एक ही पार्टी की अगर हुकूमत सारे सूबों में हो तो शायद ये पॉलिटिकल चले, कंसेंसस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर जफ़र डार साहब आपका शुक्रिया, जनाब राव तसव्वुर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, ज़मान बाजवा साहब आपका भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ और ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।